ओके, नेक्स्ट मैं जेनेटिक्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डील कर रही हूँ वो है इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक्स ऑन फैमिलीज, है ना। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जेनेटिक कंडीशन है अगर फैमिली में, तो जेनेटिक कंडीशन का इम्पैक्ट क्या रहेगा। पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, है ना। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या होगा, मेंटल ट्रॉमा टू द फैमिली मेंबर्स इन द केस दैट दी मेंटली डिफॉर्म्ड केसेस आर देयर, है ना। सबसे पहला मेंटल डिफॉर्मिटी जैसे ही पता चलेगा कि फैमिली मेंबर्स को या फिर फैमिली मेंबर्स खुद को पता चलेगा कि उनके एक फैमिली मेंबर के साथ ये मेंटल डिफॉर्मिटी है, तो एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो, है ना। वो इंसान पहले तो एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा कि मेंटली रिटार्डेड केसेस उनकी फैमिलीज में हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन रिलेटेड टू द मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड रिगार्डिंग हिज फ्यूचर, है ना। अगर कल को चल के ये बच्चा अगर पैदा भी हो रहा है तो कल को चल के ये पेरेंट्स को, है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाएगी ये सोचते हुए कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा, है ना। पहली बात तो ये है कि वो मेंटली रिटार्डेड है, कल को चल के ये बच्चे को एक्स्ट्रा केयर चाहिए रहेगा, एक्स्ट्रा स्कूलिंग चाहिए रहेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए रहेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाना जरूरी है ऐसे बच्चों को कि जिससे वो लोग एक पेसअप कर पाए, है ना, एक स्पीड अप कर पाए टू द अदर पीयर मेट्स, ठीक है। नेक्स्ट फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटीज, है ना। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, है ना, एक फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। क्या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा कि हमारा बच्चा बाकी की तरह नॉर्मल नहीं है बल्कि इनसिक्योर है, इजंट इट। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक पेरेंट्स में डेवलप हो जाएगी, इवन उस बच्चे में भी डेवलप होगी। कल को चल के वो बड़ा होगा तब उसको पता चलेगा कि उसका जो ग्रोथ है दैट इज वेरी लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट फीलिंग ऑफ बर्डन ऑन सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर्स, है ना केवल बर्डन रहेगा वो फैमिली मेंबर्स पे बल्कि एक सोसाइटी पे भी बर्डन रहेगा, है ना। मेंटली रिटार्डेड बच्चों को स्पेशल केयर चाहिए रहेगा, सोसाइटी इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी इवन ऐसे लोगों को अलग सेक्शन में डालती है ना। तो ये बर्डन ना केवल फैमिली मेंबर्स पे बल्कि सोसाइटी की तरफ भी है। नेक्स्ट है फियर ऑफ लीकिंग द ट्रूथ इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डिजीजेस, है ना। सबसे बड़ा फियर क्या रहेगा कि यार हमारा जो बच्चा है उसमें मेंटल रिटार्डेशन है, ये मेंटल रिटार्डेशन जो है इसके बारे में दुनिया को पता चलेगा, तो ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड वाले फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कल को चल के सपोज अगर शादी की बात की जाए तो कल को चल के ऐसे रिश्ते नहीं आएंगे उनके घर की तरफ, और कल को चल के ऐसे बच्चे को जैसे पता चलेगा सोसाइटी को तो ऐसे बच्चे को दुत्कारा जाएगा, ऐसे फैमिलीज को अलग हटाया जाएगा, बाकी सारे फैमिली गैदरिंग से या सोशल गैदरिंग से उन लोग को अलग हटा दिया जाएगा, अलग नजरिए से देखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जब रहते हैं घर पे कल को चल के गलती से इनकी शादी भी हो जाती है तो होने वाला जो बच्चा है उनमें ये डिजीज होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, अगेन एक बर्डन रहा, एक डर रहा, किसके अंदर, पेरेंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मैरिज एंड प्रोजेनी, है ना। बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कि ये ऐसे बच्चों की मैरिज नहीं होती, अगर हो भी जाती है तो इनसे होने वाली प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी का मतलब क्या हुआ, होने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें ये इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन जैसे जो जीन है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल कोट किया सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन का, ऐसा कोई भी डिफेक्ट हो, अगर सपोज वो इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डिजीज है तो अगर वो डोमिनेंट जीन रही तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में भी वो अपने आप को डोमिनेंटली एक्सप्रेस कर सकती है, ठीक है, वो जीन। नेक्स्ट है सोशल इम्पैक्ट, तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फैमिली मेंबर्स पे, सोशल इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि एक फैमिली एक सोसाइटी में रहती है और सोशल बीइंग है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल बीइंग है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, इजंट इट। और क्योंकि वो इंटरेक्ट करती है तो ये जरूरी है जानना कि आप पे क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपके फैमिली मेंबर्स पे किसी के पास कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। तो पहला क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉब्लम्स विद हिज और हर पीयर मेट्स, है ना। क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, टू एडजस्ट विद द स्कूल मेट्स एंड क्लासेस, है ना, उसके जो पीयर मेट्स रहेंगे, कल को चल के ऐसे बच्चों को अपन स्कूल में बिठाए, क्लास में बिठाए तो वो पीयर मेट्स, मैंने पहले भी बताया तुम लोग को, सेम मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट वाले बच्चों को, दो एक जैसे बच्चे जिनके डेवलपमेंट सेम है, फिजिकल और मेंटल, उनको पीयर मेट्स कहते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे को जो कि मेंटली रिटार्डेड है, डेवलपमेंट डिले वाला जो बच्चा है, इनको ऐसे बच्चों के साथ डाल दिया जाए जो कि सेम एज के होते हैं,
और फिजिकल डेवलपमेंट भी सेम है, मेंटल डेवलपमेंट भी सेम है। इनको बिठा दिया जाए तो ऐसे बच्चे जो है वो लैग बिहाइंड करेंगे, है ना। वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो क्लासेस को समझ नहीं पाएंगे और उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमेशा डाउन रहेंगे। तो ये सब किसके ऊपर बर्डन रहा? फैमिली मेंबर्स के ऊपर, क्योंकि उनको उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा उनको उस बच्चे को बराबर पेसअप करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मे नॉट कंप्लीट एजुकेशन और गेट जॉब, है ना। ऐसे जो बच्चे होते हैं इन लोग का एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है और गलती से अगर कंप्लीट भी हो जाता है तो ऐसे बच्चे को जॉब पे रखना एम्प्लॉयर्स पसंद नहीं करते हैं, है ना, मैनेजर्स पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो सोशल स्टिग्मा है वो है मैरिज नहीं होती है ऐसे बच्चे को, है ना। तो ये क्या हुआ? अगर उस बच्चे का मैरिज नहीं हुआ तो वो कंप्लीटली आए जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी के लिए वो, है ना, एक फैमिली के ऊपर बर्डन है। ये सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है सोशल फोबिया, है ना। इन बच्चे में अपने आप में सोशल फोबिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहली बात तो ये है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है और ये अपने आप को अलग रखता है सोसाइटी से, है ना। कल को चल के अगर ये घुल मिल भी जाए सोसाइटी के साथ तो क्या करेगा? ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ा एक झिझक होगी कि वो लोगों से नहीं मिलेगा और अगर मिल भी जाएगा तो उसमें एक डर पैदा हो जाएगा कि यार वो चार जो लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो ऐसा बच्चा क्या करता है? अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, वो जाता नहीं है किसी के साथ, शाय फील करता है। तो ये सबसे बड़ा सोशल फोबिया है जो कि एक बच्चे में खुद में डेवलप हो जाएगा कि उसमें एक मेंटल रिटार्डेशन है और बाकी सबके बराबर बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये सबसे बड़ा सोशल फोबिया उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे सोशल इम्पैक्ट है। नेक्स्ट जो आएगा, जो इम्पैक्ट रहेगा फैमिली पे अगर उसकी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, है ना। कैसा फाइनेंशियल इम्पैक्ट? फाइनेंशियल बर्डन रहेगा फैमिली में, क्योंकि ऐसे जो बच्चे हैं जो कि जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, ये बच्चों में कुछ ना कुछ तो खामियां होती हैं, कोई ना कोई तो ऑर्गन डिस्फंक्शंस होते हैं, कोई ना कोई तो ऑर्गन जो है वो डिफेक्टिव फॉर्म में पैदा होते हैं, isn't it? तो ये जो ऑर्गन्स हैं इन लोग को वापस रिपेयर करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये खुद जेनेटिक कंडीशन है उसके पास, ये डिटेक्ट करने के लिए उसको जेनेटिक टेस्टिंग करानी पड़ेगी। जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो कोई सस्ती नहीं होती है, वो बहुत कॉस्टली रहती है, isn't it? और क्योंकि वो कॉस्टली रहती है तो फैमिली मेंबर्स के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन होगा, क्योंकि उन लोगों को उतना पैसा जमा करना पड़ेगा तब जाके वो टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग होने के बाद उसकी रेमेडी के लिए भी उसको पैसा लगाना पड़ेगा, isn't it? तो इसमें क्या हुआ? सबसे बड़ा बर्डन किसके ऊपर रहा? फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर रहा? फैमिली के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स में एक्सपेल फ्रॉम द जॉब। कल को चल के अगर ऐसा बच्चा जॉब भी कर ले, है ना, उसने एजुकेशन कंप्लीट कर ली और उसके बाद उसने जॉब भी कर ली और जॉब में भी अगर किसी को पता चल गया है, उसके एम्प्लॉयर को पता चल गया, उसके बॉस को पता चल गया कि उसको एक जेनेटिक कंडीशन है ना, जेनेटिक डिफेक्ट है, तो ऐसे वाले जो एम्प्लॉई है, ऐसे वाले जो बच्चे हैं, इन लोग को कल को चल के कोई जॉब से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो रिवील हो जाएगा कि उनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है तो बाकी सारे जो लोग उसके साथ कलीग्स जो उसके साथ काम कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन द एम्प्लॉयर जो है वो भी नहीं चाह रहा है कि कोई डिफेक्टिव पर्सन उसके अंडर में काम करे, है ना, जिससे कंपनी की तरफ कोई लॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज विल बी बिहाइंड देम when they come to know about it, है ना। एक फाइनेंशियल बर्डन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी आता है। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा कि भैया इस खानदान में या इस फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है और उसको सख्त जरूरत है कि उसको इंश्योरेंस लेना पड़े, है ना, तो ऐसी इंश्योरेंस कंपनी उनके पीछे पड़ जाती है, उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर बर्डन डालती है कि वो इंश्योरेंस ले, एक पॉलिसी ले और पॉलिसी के जरिए उनका ट्रीटमेंट करवाए। तो ये भी एक बर्डन रहा एक फैमिली के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने के लिए, अपनी पॉलिसी बनवाने के लिए, और पॉलिसी में होने वाले खर्चे, मतलब जो पॉलिसीज के थ्रू अपन होने वाले खर्चों को अवॉइड कर रहे हैं, वो फिर से एक बर्डन रहा किसके ऊपर? फैमिली के ऊपर। तो अगेन तो ये सारी इम्पैक्ट रहे किसके? फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहे किसके ऊपर? फैमिली के ऊपर, अगर ऐसी फैमिलीज जिनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट वाले बेबीज होते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अपन जो देख रहे हैं वो है जेनेटिक डिजीज एंड फैमिली असेसमेंट। अब अपन को क्या असेसमेंट करना है? मैंने पहले भी जैसे तुम लोग को बताया टर्मिनोलॉजी में पेडिग्री पढ़ते हैं अपन, है ना, जेनेटिक्स में। तो पेडिग्री नथिंग है बल्कि फैमिली ट्री जो तुम लोग बनाते हो, फैमिली ट्री, उसी के बेसिस पे अपन पिक्टोरली रिप्रेजेंटेशन करते हैं फैमिली मेंबर्स का, है ना, कि कहाँ से वो इनहेरिट हुई है डिजीज, है ना, कौन से फैमिली मेंबर को अफेक्टेड है वो डिजीज, कहाँ से इनहेरिट हुई है और कैसे वो डिजीज अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है? एक्सपैंडेड 3 जनरेशन फैमिली मेडिकल हिस्ट्री इन पेडिग्री फॉर्म इज वैल्यूएबल टूल नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल बट फॉर द एंटायर फैमिली मेंबर्स, है ना, जितने भी फैमिली मेंबर्स है,
है ना। एक फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, हर एक फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि ये पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ पेडिग्री जो है, जो अपन जेनेटिक्स में यूज कर रहे हैं, वो एक बहुत वैल्यूएबल टूल कहलाता है ना। अपन जैसे ही बनाते हैं फैमिली ट्री, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हर फैमिली मेंबर कहाँ स्टैंड कर रहा है ना, कहाँ से वो इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ डिजीज जो है, वो कैरियर फॉर्म ऑफ जीन जो है वो ट्रांसफर हुई है ना, और कैसे वो इफेक्ट कर रही है एक इंडिविजुअल को, है ना, और नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर होगी नहीं होगी, इसके बारे में भी आराम से अपन एक्सपैंडेड 3 जनरेशन, मतलब 1 2 3 F1 F2 F3 जनरेशन तक अपन आराम से एक पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं थ्रू पेडिग्री। अब क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैमिली मेडिकल हिस्ट्री इन सच अ मैनर दैट वी कैन क्विकली असेस थ्रू द केयर ऑफ अ क्लाइंट और हिज और हर फैमिली मेंबर्स। जब अपन केयर करते हैं तो अपन ऑब्वियसली सब कुछ चीज़ें अपन लिखते नहीं है, एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक पिक्चर फॉर्म में अपन उसको बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा, एक क्विक असेसमेंट हो जाएगा कि एग्जैक्टली अपन ने किस तरीके से फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट की, कौन सा पर्सन अफेक्टेड था। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा है, सिंबल्स दे रखे हैं जो कि अपन जनरली फैमिली ट्री में बनाते हैं, है ना। तो ये जो स्क्वायर बना रखा है, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए सर्कल। ठीक है, अगर ये शेडेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो अपन कहते हैं अफेक्टेड मेल है, और शेडेड फॉर्म में अगर सर्कल दिखाई दे रहा है तो वो अफेक्टेड फीमेल है। ठीक है, अगर उसके बीच में एक बिंदी है, दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के, स्क्वायर में एक छोटा सा बिंदु और सर्कल में एक छोटा सा बिंदु, तो इसको अपन कहते हैं कैरियर ऑफ डिजीज मेल और फीमेल, ये कैरियर कहलाता है। ठीक है, अगर डायमंड फॉर्म में अगर तुम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है पेडिग्री में, तो इसका मतलब वो अनस्पेसिफाइड जेंडर है, मतलब उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, मेल है या फीमेल है, पता नहीं है। ठीक है, और अगर सर्कल करके उसको क्रॉस कर रखा है तो इसको डेड कहते हैं, है ना। एक ट्रायंगल बना रखा है और ऊपर से लाइन खींच रखी है तो उसको मिसकैरेज कहते हैं, है ना, अबॉर्ट हो चुका है वो। ठीक है, अब इन्होंने एक फैमिली छोटा सा एक हिस्ट्री बता रखा है, मेल फीमेल, इस लाइन को अपन मेटिंग लाइन कहते हैं, इस लाइन को अपन लाइन ऑफ डिसेंट कहते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जा रहा है। इस लाइन को जहाँ पे दोनों एक बराबर है, इसको सिबलिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है फैमिली ट्री का। फिर इन्होंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना रखी है, इसको कंसल्टेशन कहते हैं। देन एक सीधी लाइन लगा रखी है, इसमें नो ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग थी नहीं, और अगर स्क्वायर को ब्रैकेट में कर रखा है तो अडॉप्टेड मेल, ऐसे ही ब्रैकेट में अगर सर्कल बना दो तो अडॉप्टेड फीमेल। ठीक है, तो ये सारे कॉमन पेडिग्री सिंबल्स है जो जनरली अपन यूटिलाइज करते हैं एक फैमिली ट्री बनाने के लिए और असेस करने के लिए कि स्टेटस क्या है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर किस पे था और कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, और कहीं ना कहीं अपन आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ जनरेशन को बाय पेडिग्री, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके।